Today we are going to discuss in brief about the scope and its limitation. Okay, so let's start with the scope. As we know from the last lecture, the area covered in the scope of geotechnical engineering are foundation design, retaining structures, underground structures, stability of slopes, pavement designs, design of earth dams. Right. The first one is foundation design. So let's start in brief with foundation design. So what is the foundation? Foundation is an important element of all civil engineering structures. Every structures like building, bridge, dam, highway, tunnel, canal is founded in or on the surface of the earth. Foundations are transporting the load of the superstructure to the beneath of the soil. So there are two types of foundations. Okay, first one is shallow foundation, another one is deep foundation. So from the figure here, when the width of footing, okay, is greater than equal to the depth of footing, right? When the depth of footing is less than equal to the width of footing, the foundation is considered as a shallow foundation. Okay, in an other case, when the depth of footing is far greater than equal to far greater than width of footing, then it is considered as a deep foundation, right? तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि भाई चलो ये सब ठीक है, पर फाउंडेशन है क्या? जो नॉन सिविल सब्जेक्ट से आते हैं उनको अगर समझ रहा हूँ कि फाउंडेशन क्या है, इट इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर विच इज बिलो द ग्राउंड लेवल. जो हमारी ग्राउंड सरफेस है उसके नीचे जो हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो सब फाउंडेशन के अंदर कंसिडर होता है. ठीक है. Also, the stability of various type of foundations, spread foundation, pile foundation, deep foundation, etc., are depend upon the soil strata load and the groundwater condition. Okay. मतलब क्या कि हम जो भी फाउंडेशन बना रहे हैं, ठीक है, जो भी फाउंडेशन हम यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है अपनी बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के ऊपर, सॉइल की शियर स्ट्रेंथ के ऊपर. ठीक है. अगर बेरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, तो हम उस हिसाब से उसका फाउंडेशन सिलेक्ट करेंगे. ठीक है. फुटिंग का स्पेस प्लेसमेंट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि भाई सैलो फाउंडेशन करना है, डीप फाउंडेशन करना है. ठीक है. तो डिपेंड करेगा सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी, सॉइल की प्रॉपर्टीज और सॉइल की शियर स्ट्रेंथ के ऊपर, ऑल्सो ऑन द लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर भी. ठीक है. मतलब सुपर स्ट्रक्चर कितनी मल्टी स्टोरी है, ठीक है, अंडरग्राउंड कितना फ्लोर होगा, ठीक है, वो सब के ऊपर भी डिपेंड करता है फाउंडेशन का डिजाइन. सो अब नेक्स्ट चलते हम लोग रिटेनिंग स्ट्रक्चर. क्लियर. सो व्हाट इज द रिटेनिंग स्ट्रक्चर? द रिटेनिंग स्ट्रक्चर विच रिटेन द लार्ज मास ऑफ अर्थ ऑन इट्स बैकफिल साइड इज कंसिडर एज अ रिटेनिंग स्ट्रक्चर. ओके. तो वो क्या करेगा, एक मतलब सॉइल अर्थ का बड़ा मास होगा, वो अपनी एक साइड के ऊपर रिटेन करेगा, उसको स्टोर करके रखेगा. ठीक है. इन सम केस एक साइड अर्थ होती है, दूसरी साइड वाटर बाउंड्री भी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अ लार्ज, आपको फिगर में दिख ही रहा होगा, अ लार्ज रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्टेड अलोंग द साबरमती रिवर फ्रंट एट द रिवर फ्रंट ऑफ अहमदाबाद. ठीक है. विच इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर ऑफ द गुजरात. Okay. Also, the theory of earth pressure given by the soil engineers is required to design such retaining structures too. Okay. For sometimes for the confinement, okay, to carry a load, to give a stable surface, we have to make retaining structure. Here from the another figure, it is a Haltij region retaining wall, which is of the Gabion retaining wall. It is nothing but a stone type of structure which is covered with the
reinforcement mass. Okay, then another scope is underground structures. सो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखे होंगे जब आप व्हीकल लेके कहीं माउंटेन जैसे रीजन में से जा रहे हो तो अंदर एक आपने टनल देखी होगी, ठीक है, या फिर कहीं पे ट्रेन में मुसाफरी करो तो वहाँ पे भी काफ़ी बार आप टनल वगैरह देखते हो, ठीक है। तो उसके ऊपर पूरा अर्थ मास जो भी होता है वो क्या करता है, लाई करता है पूरी टनल के ऊपर। तो ऐसे टाइम हमें जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि जो हमारी सॉइल है, ठीक है, जो बैकफिल सॉइल है हमारी, या फिर जो ओवरबर्डन प्रेशर है सॉइल का, वो टनल के ऊपर कितना रहने वाला है, उसकी सॉइल की कैपेसिटी कितनी है, वो कितने हद तक स्टेबल रह सकती है, ठीक है, कितने फोर्स पर, उसका स्ट्रेस रिलेशनशिप क्या है। तो ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहता है जब हम लोग अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, लाइक टनल हो गया, कंड्यूट हो गया, ठीक है। टनल जनरली हम लोग व्हीकल के मूवमेंट के लिए या फिर रेलवे ट्रैक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, जबकि कंड्यूट हम लोग जनरली मटेरियल सप्लाई के लिए कर रहे हैं, जैसे गैस पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब के लिए हम जो बनाते हैं उसको हम कंड्यूट कहते हैं। देन नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, ठीक है। सो what is stability of slope? When the soil surface of the structure is not horizontal, such as in case of highway embankment or irrigation canal component, like something structure like gradient, right, which has something slope. At that case, the component of gravity tries to move the soil in downward direction, ठीक है। ग्रेविटी क्या करेगी, जो भी हमारा सॉइल मास होगा वो क्या करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको मूव करवाना स्टार्ट करेगी या ट्राई करेगी। तो उस टाइम हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा सॉइल है उसका कोहेजन कैसा है, ठीक है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ रिपोज क्या है, ठीक। जो भी हमारी सॉइल है वो कोहेजन लेस मटेरियल है या फिर कोहेसिव मटेरियल है, ठीक है, वो सब चीज़ हमें पता होना चाहिए। उसके ऊपर से हम उसका जो भी ग्रेडियंट होगा वो डिसाइड करेंगे कि भाई जो स्लोप है ये उसका ग्रेडियंट ये होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो फ्यूचर में जाके कॉलेप्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम काफ़ी बार देखते हैं बहुत सारी जगह पे जहाँ पे माउंटेन हिली रीजन्स रहते हैं वहाँ पे हमने रोड बनाया होता है वो लैंडस्लाइड हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें जो सॉइल है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी रहता है। Like also a complete knowledge of like shear strength or related properties of soil is necessary to design the slope of embankment. Also it is called cutting or filling, right? Then next हो गया हमारा पेमेंट डिज़ाइन। पेमेंट मतलब क्या, पेमेंट मतलब जो हम लोग व्हीकल लेके रोड मूवमेंट कर रहे हैं तो जो हमारे नीचे जो सरफेस है रोड, ठीक है, एकदम स्मूथ सरफेस हमें जो प्रोवाइड किए वो हमारा पेमेंट है। उसके दो टाइप रहते हैं, एक तो फ्लेक्सिबल हो गया या फिर रिजिड हो गया। तो दोनों केस के अंदर जो भी सबग्रेड मटेरियल है, सब बेस मटेरियल है, ठीक है, वो सब पूरा का पूरा रहेगा सॉइल के बेस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपको मटेरियल रहेगा जैसे ग्रेवल्स हो गए, सॉइल के पार्टिकल्स हो गए, क्ले सिल्ट हो गई, ठीक है। सब ग्रेड में तो अर्थ ही है पूरी, तो उसकी सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो हमें पता होनी चाहिए, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है वो हमें पता होना चाहिए। उसके बेसिस पे हम लोग जो रिजिड पेमेंट होगा या फिर फ्लेक्सिबल पेमेंट होगा उसकी डिज़ाइन करेंगे। उसके बेसिस पे हम लोग जो सरफेसिंग मटेरियल है बिटुमिन एसफाल्ट का या फिर आरसीसी का जो भी स्ट्रक्चर है उसकी थिकनेस हम उसके ऊपर डिपेंड करती है, सॉइल की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर कम होगी तो हमें थिकनेस ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर थिकनेस ज़्यादा रखी तो हमें जो भी हमारा रोड है वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, जब मतलब कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा उसकी बढ़ जाएगी, राइट। सो फ्रॉम द slide, payment can either be flexible or rigid if performed depend upon the subsoil in which is raised। जैसे मैंने आपको पहले बताया, the thickness of the pavement and its component parts depend upon certain properties of the subgrade soil, right। जो भी सबग्रेड की सॉइल होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्लियर। अगर उसका प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं हुआ तो जो भी उसकी सॉइल होगी वो उसमें से वॉइड रिलीज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, कंसोलिडेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर अंदर सॉइल ही सेटल हो गए तो ऊपर का कोई भी मटेरियल होगा, फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट, वो फेल हो जाएगा, क्लियर। Also the soil properties such as shear strength and stability is very much helpful in the constructing of
पेमेंट और ऑन पुअर सॉइल्स बाय स्टेबलाइजिंग डैम। मतलब कि काफ़ी केस में ऐसा भी होता है, हमने रोड डिज़ाइन किया है, ठीक है, अब हमें काफ़ी जगह पे ऐसा होगा कि जहाँ पे सॉइल होगी वो पुअर मिलेगी, ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ पुअर होगी, सेटलमेंट ज़्यादा होगा, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उसको स्टेबिलाइज करते हैं, सीमेंट स्टेबिलाइज करते हैं, केमिकल स्टेबिलाइज करते हैं, या फिर अदर सॉइल मटेरियल जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग वहाँ पे पेमेंट की डिज़ाइन अप्लाई करते हैं। क्लियर। अनदर वन इज डिज़ाइन ऑफ अर्थ डैम। क्लियर। अर्थ डैम आप लोगों को पता होगा कि पहले के टाइम में अर्थ डैम काफ़ी यूज होते रहते, आजकल तो रेनफोर्स कंक्रीट डैम हो गए, जियो टेक्सटाइल डैम, जियो रेनफोर्समेंट वाले भी डैम बनने लगे अब तो, ठीक है। फिर भी काफ़ी जगह पे जहाँ पे स्टोरेज हाइट कम हो, ठीक है, कैचमेंट एरिया छोटा हो, ऐसे केस में हम लोग आज भी अर्थन डैम्स बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करना है उसके अंदर, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अर्थ डैम रिक्वायर वेरी थ्रू नॉलेज ऑफ फुल ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। प्रॉपर नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी सॉइल है, ठीक है, कोर के अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, दोनों साइड्स पे कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। अगर शेयर ग्रिप प्रोवाइड कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, राइट। हमें जो अपस्ट्रीम साइड का वाटर है उसको डाउनस्ट्रीम साइड में कितना रखना है, ठीक है। तो सब डिपेंड करेगा अपनी सॉइल की प्रॉपर्टीज के ऊपर। ऑल्सो इट इज रिक्वायर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल सच एज डेंसिटी, प्लास्टिसिटी, some characteristics like permeability, compaction characteristics, like वो सब का भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम जब डैम बनाएंगे तो जनरली हम लोग डैम जो सॉइल होगी उसके ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के ऊपर ही कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सॉइल की प्रॉपर्टीज उस टाइम हमें बहुत यूजफुल रहती है कॉम्पैक्शन के टाइम। Also, the suitable soil survey of nearby area is also necessary to since huge soil mass is involved in the construction, ठीक। जो आजू बाजू की जो भी अर्थ है उसका भी हमें स्टडी करना पड़ेगा जब हम लोग यहाँ पे अर्थ डैम बना रहे हैं, क्योंकि अर्थ डैम जो भी होगा उसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होगा, ठीक है। ऊपर से पानी स्टोर हो रहा है, मतलब अगर वो फेल होगा तो फ्लड के चांसेस रहेंगे, ठीक है। काफ़ी जगह पे ऐसे लोग रहते होंगे जहाँ पे खेती कर रहे होंगे या फिर कुछ लोग रहते होंगे, और ऐसे केस में अगर अर्थ डैम जो फेल हो गया तो जितना भी पानी है लाखों लीटर का वो सब फ्लडेड हो जाएगा, अपनी जो भी अर्थ है फ्लड थ्रू सबके लाइफ रिस्क में आ सकते हैं, ठीक है, किसी की रोजी रिस्क में आ सकती है। तो उस टाइम हमें इसका जो सॉइल का नॉलेज है वो होना बहुत ही अनिवार्य रहता है, because it storage huge volume of water and its failure में cause widespread disaster, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। जनरली जो भी हमारा अर्थ डैम होता है उसके कोर में हम इम्परवियस मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो साइड्स होती है वहाँ पे परवियस मटेरियल यूज़ करते हैं। उसका रीज़न क्या है, जो अपस्ट्रीम साइड का वाटर है हमें डाउनस्ट्रीम साइड उस पर स्टोर करके रखना है, डाउनस्ट्रीम साइड जो वाटर है वो पूरा चला ना जाए या फिर हमारा डैम फेल ना हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में जो कोर होता है उसके अंदर इम्परवियस मटेरियल रखते हैं। इम्परवियस मतलब जो पानी को अपने थ्रू पास ना होने दे, यार होने देगा बट बहुत कम मात्रा में, नेग्लिजिबल अमाउंट, ठीक है। तो उसके लिए हम इम्परवियस मटेरियल जैसे कि क्ले ब्लैंकेट हो गए, ब्लैक कॉटन सॉइल हो गए, बेंटोनाइट सॉइल हो गई, वो सब क्या होती है, इम्परवियस मटेरियल होता है, तो हम उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्लियर। और डाउनस्ट्रीम साइड हम लोग थोड़ी हैवी सॉइल रखते हैं, तो वो क्या होगी, वाटर के साइज फ्लश आउट ना हो जाए, वो अपनी जगह पे रेस्ट रह सके इसके लिए। तो ये सब थे उसके स्कोप, ठीक है, एरिया ऑफ स्कोप कि कहाँ कहाँ पे हमें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है, और भी काफ़ी है, ठीक है, और भी आप ज़्यादा डिटेल में सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये थे बेसिक्स, ठीक है। ये सबको हमें पता होना ज़रूरी है कि ये जगह पे सॉइल की इतनी इम्पोर्टेंस रहेगी। नाउ हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस के बारे में, कि ये तो ठीक है, स्कोप हमें पता चल गया, लिमिटेशंस क्या है। तो फर्स्ट वन, solution of the theory of elasticity cannot be applied directly as the soil does not possess a linear stress strain relationship। मतलब जो भी हमारी सॉइल है उसका
ऐसा नहीं है कि जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन, मतलब जितना स्ट्रेस देंगे उतना ही उसके अंदर स्ट्रेन जनरेट होगा, ऐसा नहीं, ठीक है, वो फ्लक्चुएट रहता है, लिनियर लाइन कभी नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। Plus, as the soil at every location is different, the result and experience from one project cannot be directly applied to the other project. उसका मतलब क्या है कि आज कहीं पे हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है, तो वो एरिया के जो हमने फाउंडेशन डिज़ाइन, सॉइल टेस्टिंग किया, सुपर स्ट्रक्चर का जो हमने डिज़ाइन किया उसके बेसिस के ऊपर से, ठीक है, तो वो सेम टेक्निक हम उसके बाजू में कहीं पे नहीं कर सकते नज़दीकी एरिया, क्यों, वहाँ पे भी हमें कंपलसरी नए टेस्टिंग करने पड़ेंगे, नए रिजल्ट एनालिसिस करने पड़ेंगे, नए डेटा लाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सेम कभी नहीं होता, वाटर टेबल शायद फ्लक्चुएट होता होगा वहाँ पे, तो वो भी हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह पे हमने किया तो हाँ हम रेफरेंस ले सकते, लेकिन सेम टू सेम हम वहाँ पे नहीं कर सकते। So every time we have to take new data, doing new result analysis and give the simple empathy about the project. Also, the strength and the behavior of soil depends upon the pressure, drainage, climate condition and many other factors. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि अगर हमें यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की सॉइल मिली है, ठीक, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सॉइल की स्ट्रेंथ हर एक जगह पे फिक्स नहीं रहती, क्यों, क्योंकि हर एक जगह पे सॉइल का ओवरबर्डन प्रेशर वो सब अलग रहेगा, सुपर स्ट्रक्चर का प्रेशर अलग रहेगा, ड्रेनेज कंडीशन अलग रहेगी, क्लाइमेट कंडीशन सब डिफरेंस रहेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें वेल ग्रेडेड सॉइल मिल रही है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ हमें कुछ मिल रही है, वही सेम वेल ग्रेडेड सॉइल अगर मैं एरिड रीजन में गया तो वहाँ पे उसकी कुछ स्ट्रेंथ अलग मिलेगी, ठीक है, सेम नहीं रहेगी। Also the properties of soil like density, pressure, shear strength, bearing capacity etc can change with the depth of soil। मतलब जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे ये सब जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई वो चेंज होती रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी कि भाई यही रहेगी, हर एक डेप्थ पे कुछ आपको नया दिखने को मिलेगा, ठीक है। Also the soil is a three phase system consist of solid water and air। थ्री फेज सिस्टम के बारे में हम लोग आगे भी चैप्टर जो आएंगे नए उसके अंदर पढ़ेंगे डीपली, ठीक है, जिसके अंदर सॉलिड्स मतलब जो सॉइल पार्टिकल्स रहेंगे, वाटर मतलब जो मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, एंड एयर ऑब्वियसली जो वॉइड्स होंगे वहाँ पे एयर या फिर वाटर रहेंगे, ठीक। द बिहेवियर ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ थ्री फेज, ठीक है, हर एक का जो भी प्रोपोर्शन रहेगा, मतलब वॉइड रेशियो हो गया, ठीक है, पोरोसिटी हो गई, उसका मॉइस्चर कंटेंट हो गया, स्ट्रेंथ हो गई, हर एक चीज़ के ऊपर क्या रहता है, इक्वल प्रोपोर्शन जो होगा थ्री फेज का उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये सब चीज़, स्ट्रेंथ, बेरिंग कैपेसिटी, परमिएबिलिटी, कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन, मॉइस्चर कंटेंट, ये सब चीज़ थ्री फेज के ऊपर डिपेंड करेगा। Also, the soil are very sensitive to disturbance. Thus, the result of test conducted on the soil sample should be interpreted carefully। मतलब काफ़ी बार हमें ऐसा होता है कि हम फील्ड के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो हमें सैंपल कलेक्ट करने में गलती हो जाती है, ठीक है, दो टाइप के सैंपल हम लेते हैं, तो डिस्टर्ब या फिर दूसरा अनडिस्टर्ब सैंपल। तो काफ़ी बार हम क्या होता है जो डिस्टर्ब और अनडिस्टर्ब सैंपल लेते हैं ना उसमें कुछ ना मतलब अनडिस्टर्ब सैंपल लेना बहुत डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें डिस्टर्बेंस मिल जाएगा, फीसस रह गई, तो उसके जो हम रीडिंग लेंगे, राइट, उसमें अगर चेंजेस आए तो पूरी जो डिज़ाइन करेंगे हम लोग वो लोग डेटा का एनालिसिस करेंगे, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे, फाउंडेशन डिज़ाइन उनको बताएंगे कि भाई आपको ये फाउंडेशन लेना चाहिए। तो हर एक चीज़ अगर हमने स्टार्टिंग में ही गलती कर दी तो लास्ट तक वो गलती रहेगी, तो ये हर एक चीज़ हमें ध्यान में रख के इसको करना है। ऑल्सो हमें काफ़ी डेप्थ पे जाना रहता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है, तो उसके जो इक्विपमेंट रहते हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली रहते हैं एक्सप्लोरेशन के, ठीक है, काफ़ी डेप्थ तक जाने के लिए हमें जो इक्विपमेंट यूज़ करने हैं उसका भी मेंटेनेंस और वो सब ज़्यादा रहता है, तो वो भी एक डिफ़िकल्ट है कि भाई मटेरियल जो हमें सॉइल सैंपल लेना है वो निकालना भी बहुत एक रिस्की काम, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट काम है, तो ये सब उसके लिमिटेशंस हो गए। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू and let's see you in another lecture।
हाँ, एक मिनट, लेक्चर कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक और माहिती बताना चाहता हूँ। तो हमारा टॉपिक आज यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, फंडामेंटल यूजेस ऑफ सॉइल। ठीक है, मतलब उसके यूज़ कहाँ पे आएंगे, वैसे भी मैंने आपको स्कोप में समझाया, पर दूसरे जो मतलब इन सिविल इंजीनियरिंग देर आर टू फंडामेंटल यूजेस ऑफ सॉइल मेनली एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड अनदर वन इज एज अ फाउंडेशन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में कहाँ पे रहेगा, हाईवे एम्बैंकमेंट हो गया, रेलवे एम्बैंकमेंट हो गया, अर्थन डैम हो गया, या फिर फिलिंग और लो लाइंग एरियाज। जबकि फाउंडेशन कैसे, जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन, ब्रिज का, हाईवे, टनल, कैनाल, डैम, हर एक के फाउंडेशन, रिटेनिंग वॉल। ठीक है, तो ये सब आएगा फाउंडेशन के अंदर, उसके फंडामेंटल यूजेस रहेंगे। क्लियर, बस ये एक टॉपिक समझाना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।